फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अरविंद तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राघोगढ़ से कक्षा 10 के विज्ञान विषय से संबंधित इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 6 के दूसरे पार्ट श्वसन से संबंधित। सबसे पहले इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि श्वसन जो पार्ट है, पार्ट 6 का, जिसमें पहला जो पार्ट था, पहला भाग था वो पोषण से संबंधित था और दूसरा भाग जो है वो श्वसन से संबंधित है। तो आखिरकार हम श्वसन को क्यों पढ़ें, श्वसन से संबंधित हम अध्ययन क्यों करें, इसके सीखने के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य जो श्वसन से संबंधित है, ये मनुष्य में यानी हम में, स्वयं में श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उसको हम समझेंगे। दूसरा कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना सकेंगे। और चित्र बनाने से हमें क्या लाभ होगा, चित्र बनाने से हमें ये लाभ होगा कि हम हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, उससे संबंधित हमको जानकारी मिल सकेगी। तीसरा कि विभिन्न जीवों में श्वसन की विधि की तुलना कर सकेंगे, यानी हम में यानी मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे होती है और दूसरे जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, आखिरकार श्वसन कितने प्रकार का होता है, इन सब को समझेंगे और इन सब की तुलना कर सकेंगे। और क्या समझेंगे हम कि मनुष्य में विभिन्न श्वसन अंगों के कार्य और उनकी भूमिका के बारे में जान सकेंगे। जब हम चित्र बनाएंगे, नामांकित चित्र बनाएंगे, तो हमें उस पूरी प्रक्रिया में भाग लेने वाले सारे अंगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन इस अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे, इस भाग का जब श्वसन के भाग का हम अध्ययन करेंगे, तो हमको ये जानकारी मिलेगी कि जो श्वसन तंत्र है उसमें जितने भी अंग हैं, वे अंग अलग अलग क्या कार्य करते हैं और उस कार्य की क्या भूमिका होती है श्वसन की क्रिया में। और साथ में हम ये समझेंगे कि आखिरकार श्वसन का क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम श्वसन के बारे में समझें। जीव की प्रत्येक कोशिका में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन और अन्य शारीरिक व मानसिक कार्यों को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। सीधे सीधे शब्दों में हम कहें कि श्वसन की क्या परिभाषा होगी, तो अपन श्वसन को ऐसे समझेंगे कि जटिल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में टूटना और ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जानकारी आपको देना चाहूँगा कि हमने पहले पोषण पढ़ा, उसके बाद हम श्वसन पढ़ रहे हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि पोषण के बाद की ही प्रक्रिया है श्वसन। क्योंकि पोषण की प्रक्रिया में हम जितने भी भोज्य पदार्थों को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, वे जटिल रूप में होते हैं। उनका सरल रूप में विखंडन होना ऑक्सीजन की सहायता से और ऊर्जा का मुक्त होना, ऑक्सीजन की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना और ऊर्जा का मुक्त होना श्वसन कहलाता है। दूसरा, इसको हम दूसरे रूप में समझेंगे। सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। पोषण की भांति श्वसन भी प्रत्येक जीवधारी का मुख्य लक्षण है। इसमें भोजन का प्रमुख अवयव
ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसी बात को जो हमने पढ़ी है उसको हम एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले जो हमने अभी पढ़ा उसको हम लिखेंगे कि ग्लूकोज, हम सब जानते हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका पाचन होता है। पहले वीडियो में हमने इससे संबंधित बात की थी कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो सरल पदार्थों में टूटता है और हमारे शरीर में वो प्रत्येक कोशिका में स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पहुंच जाता है और जिस रूप में पहुंचता है उसे हम ग्लूकोज या शर्करा कहते हैं। ये जो ग्लूकोज जो कोशिका में मौजूद है वो हमारे श्वसन के द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को क्या कर देती है, विखंडित कर देती है। काय में, कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में। और जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटता है तो जो इनके बीच में बंध होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, वो जब टूटते हैं तो उन बॉन्डों से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो हमको प्राप्त होती है और साथ में हमको क्या प्राप्त होता है, पानी प्राप्त होता है। अब इसी को हम सूत्रों के रूप में, इस समीकरण को हम सूत्रों के द्वारा देखते हैं। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, यानी ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ये ऑक्सीजन इसको क्या कर देती है, विखंडित कर देती है। काय में, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में। और मैंने जैसा आपको बताया कि जब कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ टूटता है सरल कार्बनिक पदार्थों में तो बहुत सारे जो बंध होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं, वे टूटते हैं और उन बॉन्डों में जो संचित ऊर्जा होती है वो क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। और उसी ऊर्जा के द्वारा यानी श्वसन में जो भोजन के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है उसी के द्वारा हम विभिन्न कार्य कर पाते हैं या हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में या किसी भी जीवधारी के शरीर में जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं वे संपादित होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार श्वसन क्या है, इसको समझेंगे। श्वसन जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या कुछ जीवों में जो ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करते हैं उनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रमिक अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप जल व कार्बन डाइऑक्साइड वायवीय श्वसन अथवा सरल कार्बनिक पदार्थ व कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन बनते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो श्वसनों के नाम लिखे हैं। एक वायवीय श्वसन जिसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है और दूसरे में सरल कार्बनिक पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं जिन्हें अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को हम आगे और डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर ये दोनों शब्द आए हैं तो इन्हें संक्षिप्त रूप में समझें कि श्वसन की वो प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं और श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं और दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा मुक्त होती है। देखें आप, पहले हम वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के द्वारा विखंडन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना और ऊर्जा प्राप्त हुई। और दूसरे में वही ग्लूकोज है लेकिन यहाँ पर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ है कुछ एंजाइमों के द्वारा, तो ये एथेनॉल और जल में विखंडित हुआ और इसमें हमको ऊर्जा की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, श्वसन के प्रकार। हमने श्वसन को समझ लिया है कि श्वसन क्या होता है और अभी हमने बात की थी कि श्वसन जो है वो वायवीय और अवायवीय दो प्रकार का होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। विस्तृत रूप में समझें श्वसन के प्रकार, तो श्वसन दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन और दूसरे को कहते हैं अनॉक्सी श्वसन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन की। परिभाषा, वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अपूर्ण रूप से, चूंकि ऑक्सीजन नहीं है लेकिन अपघटन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है, अपूर्ण रूप से। और अपूर्ण रूप से हो रहा है तो
सरल सरल पदार्थ नहीं बन रहे हैं, बल्कि सरल से कुछ कम जटिल पदार्थ बन रहे हैं। अपूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे एथिल अल्कोहल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल में हो जाता है। किसका विखंडन होता है? भोज्य पदार्थों का। किसकी अनुपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सरल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं और इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। चूंकि पूर्ण विखंडन नहीं हुआ, यानी जितने भी बॉन्ड थे वे बहुत कम टूटे, तो ऊर्जा भी कम मात्रा में निकलती है। तो इसमें हमको जो ऊर्जा प्राप्त होती है यानी अनॉक्सी श्वसन, यानी कि जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसमें जो हमको ऊर्जा प्राप्त होती है वो केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या इस श्वसन में केवल 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण के रूप में समझेंगे, जैसे निम्न श्रेणी के सूक्ष्मजीव, परजीवियों, जीवाणुओं और ईस्ट में ये अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब हम इसको समीकरण के रूप में समझेंगे। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के देखिए सीधे सीधे टूट रहा है, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में, और ऊर्जा मुक्त हो रही है जिसकी मात्रा कितनी होगी? 21 किलो कैलोरी। और दूसरा समझते हैं हम ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक ही चीज़ याद रखनी है कि एक उपस्थिति में हो रहा है ऑक्सीजन की में और एक अनुपस्थिति में हो रहा है। तो जो पहले हम पढ़ चुके वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में था, तो दूसरा क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसलिए इसे हम ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या समझेंगे इसको हम? कि वह श्वसन जिसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से, देखिए वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए अपूर्ण रूप से हुआ था, यहाँ ऑक्सीजन है, उपस्थित है, उसकी उपस्थिति में हो रहा है इसलिए पूर्ण रूप से होता है। और फलस्वरूप क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। और चूंकि इसमें मैंने आपको बताया कि पूर्ण रूप से विखंडन हुआ है, तो जितने भी बॉन्ड थे वे लगभग क्या हुआ? टूटे। और उनके टूटने के फलस्वरूप चूंकि ज़्यादा बॉन्ड टूटे हैं, ज़्यादा बंध टूटे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा विमुक्त होती है या मुक्त होती है। जैसे इसका उदाहरण समझें, पौधे व जंतुओं में। तो बच्चों हमने समझा कि जो श्वसन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता अवायवीय श्वसन और दूसरा होता वायवीय श्वसन। ये जो वायवीय श्वसन है इसको हम समीकरण के रूप में समझेंगे। तो देखिए ग्लूकोज है C6H12O6, यहाँ O लिखा हुआ नहीं है, इसको हम समझेंगे O6 है, तब ये ग्लूकोज का पूरा फॉर्मूला होगा। तो C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + ATP। यानी ये जो ग्लूकोज है वो इस ऑक्सीजन की सहायता से, यानी एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन के लिए 6 अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 अणु पानी के और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो अब आगे हम समझते हैं कि ये जो श्वसन की पूरी प्रक्रिया है इसको हमको पूर्ण रूप से समझने के लिए इसको हम चरणों में बांट देते हैं। यानी 2 चरण। श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो है वो कितने चरणों में पूरी होती है? 2 चरणों में पूरी होती है। एक को हम कहते हैं वाह श्वसन और दूसरे को हम कहते हैं आंतरिक श्वसन। बहुत अच्छे से समझने के लिए हम समझें इसको। वाह श्वसन मतलब जो श्वसन की प्रक्रिया हमको डायरेक्ट दिखाई देती है या महसूस होती है, कि जैसे हमने वायुमंडल से वायु का जो मिश्रण है उसको क्या किया? ग्रहण किया। जो हमारी नासिका है उसके छिद्रों के द्वारा हम पल प्रतिपल क्या करते हैं? पूरे जीवन भर ये प्रक्रिया चलती है, जिसमें हम क्या करते हैं? वायुमंडल से जो गैसों का मिश्रण है, देखिए भ्रांति होती है। यदि हम किसी बच्चे से पूछें कि भाई श्वसन किसे कहते हैं, तो वो कहेगा कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर बिल्कुल हम क्लियर
क्लियर करेंगे कि हमारी नासिका के द्वारा जब हम वायुमंडल से गैसों को ग्रहण करते हैं तो उनमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि क्या होता है, पूरा गैसों का मिश्रण होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, उसमें नाइट्रोजन भी होती है, उसमें अन्य गैसें भी होती हैं। तो ये चूँकि मिश्रण मौजूद है वायुमंडल में, तो हम भी क्या करते हैं, मिश्रण को ही ग्रहण करते हैं। बस ये हमारे फेफड़ों में जा कर के ये जो पूरा मिश्रण है, इसमें से केवल ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है और बाकी को क्या किया जाता है, वापस वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो ये जो वायु की लेने की और वापस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। अब जब ऑक्सीजन केवल अंदर चली जाती है फेफड़ों से रक्त में, रक्त से कोशिकाओं में, तो वहाँ जा कर के जब इस ऑक्सीजन के द्वारा क्या होता है, कोशिका में मौजूद जो भोज्य पदार्थ है, ग्लूकोज है, उसका जो विखंडन होता है, जो कि कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 3 चरणों में होता है। उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जो कोशिका के अंदर होती है, इसको हम आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ये जो बाह्य श्वसन है, इसको हम भौतिक प्रक्रम भी कहते हैं। और ये जो आंतरिक प्रक्रिया है या जो कोशिकीय श्वसन है, इसे हम रासायनिक चरण भी कहते हैं। ये भौतिक चरण है जिसमें ऑक्सीजन युक्त वायु का जो मिश्रण है वो ग्रहण किया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का मिश्रण है उसे बाहर छोड़ा जाता है। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, कोशिका में। तो हम इसको समझते हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन को यहाँ इसलिए भी समझाया है कि कभी आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यह एक यांत्रिक क्रिया है, भौतिक क्रिया है, जिसमें श्वसन में प्रयोग होने वाली गैसों का आदान प्रदान तथा वातावरण व श्वसन तक, यहाँ कुछ मिस्टेक है बच्चों, वातावरण व श्वसन तक परिवहन होता है। श्वसन तक परिवहन होता है। श्वसन के लिए जीवों तक परिवहन होता है, जो 2 प्रकार का होता है, गैसों का आदान प्रदान या श्वासोच्छ्वास। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बाह्य श्वसन है, इसको हम एक अन्य नाम से जानते हैं, भौतिक क्रिया के नाम से जानते हैं, यांत्रिक क्रिया के नाम से जानते हैं। और जो आपकी बुक है, विज्ञान की जो किताब है, उसमें श्वासोच्छ्वास के नाम से भी जानते हैं हम। यदि कोई आपसे पूछे कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन युक्त वायु का मिश्रण शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का मिश्रण बाहर वायुमंडल में मुक्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और दूसरा क्या है, श्वसन गैसों का परिवहन। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि हमने मिश्रण ग्रहण कर लिया है और वो पूरा मिश्रण जब हम ग्रहण करते हैं तो कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों में भर जाता है। और वहाँ से केवल ऑक्सीजन क्या होती है, वो हमारे रक्त के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और उसको कहाँ तक ले जाया जाता है, कोशिका तक। और कोशिका में जब ये विखंडन की प्रक्रिया होती है भोजन की, तो उसके फलस्वरूप क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कोशिका से कहाँ तक लाया जाता है, फेफड़ों तक लाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन गैसों का परिवहन। तो ये जो बाह्य श्वसन है, इसमें क्या होते हैं, 2 चरण होते हैं। एक होता है श्वासोच्छ्वास या गैसों का आदान प्रदान, जो कि किससे होता है, वातावरण और जीव के बीच में होता है या श्वसन अंगों के बीच में होता है। और दूसरा श्वसन गैसों का परिवहन, यानी फेफड़ों से जो ऑक्सीजन है वो कोशिका तक जाती है और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कहाँ तक आती है, फेफड़ों तक आती है। दूसरी है आंतरिक प्रक्रिया, इसको हम समझें। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में पूर्ण या अपूर्ण अपघटन होता है और उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसको हमारे शरीर में किसके रूप में संचित किया जाता है, एटीपी। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। यानी ये एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, कभी कभार जो छोटे प्रश्न होते हैं
जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, जो परीक्षा में 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो पूछ लिया जाता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट के रूप में इसको क्या किया जाता है? संचित किया जाता है। और जब हमारे शरीर में यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऊर्जा संचित हो जाती है, तो जब जब हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इस एटीपी को क्या किया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं वाह श्वसन पर। वाह श्वसन जिसे हम भौतिक प्रक्रम भी कहते हैं, यांत्रिक प्रक्रम भी कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं? श्वासोच्छ्वास। किस नाम से जानते हैं बच्चों? श्वासोच्छ्वास। क्या होता है इसमें? इसमें वातावरण से और शरीर में, वातावरण से शरीर के अंदर क्या किया जाता है? ऑक्सीजन युक्त वायु का मिश्रण ग्रहण किया जाता है। और क्या किया जाता है? और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का मिश्रण वातावरण में मुक्त किया जाता है। यानी और संक्षिप्त में कहें तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि वाह श्वसन या श्वासोच्छ्वास या भौतिक प्रक्रम या यांत्रिक प्रक्रम श्वसन का वह चरण है जिसमें वातावरण और जीव के बीच, शरीर के बीच में वायु का आदान प्रदान होता है। समझेंगे इसको कि यह एक यांत्रिक क्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन को जीव के द्वारा शरीर के अंदर और शरीर में बनी कार्बन डाइऑक्साइड व वाष्प कणों को शरीर से बाहर वातावरण में छोड़ा जाता है। दूसरा क्या? दूसरा चरण समझेंगे कि इसमें ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि कोई भी विखंडन नहीं हो रहा है। और मैंने आपको बताया है कि विखंडन के फलस्वरूप क्या होंगे? जब बॉन्ड टूटेंगे, बंध टूटेंगे, तो उनमें संचित ऊर्जा निकलेगी, वो हमको प्राप्त होगी। चूंकि इसमें क्या हो रहा है? केवल गैसीय आदान प्रदान हो रहा है, कोई भी बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं, कोई भी अपघटन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। अगला कि ये कोशिका के बाहर होती है। तीसरा, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमने ये क्या कहा है कि ये एक यांत्रिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। और क्या? इस क्रिया में त्वचा, गिल्स, मुखगुहा, फेफड़े, श्वासनाल व कोशिका की सतह भाग लेते हैं। यहाँ पर हम समझे बच्चों कि ये जो त्वचा है, ये जो गिल्स है, ये जो फेफड़े हैं, या जो श्वासनाल है, ये वे अंग हैं जो अलग अलग जीवों में गैसों के आदान प्रदान के काम में आते हैं। जैसे त्वचा, केंचुआ में या जो अर्थवर्म है और जो केंचुआ जिसे हम कहते हैं, उसमें श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? त्वचा के द्वारा होती है। गिल्स की गिल्स जो अंग है वो किस में पाया जाता है बच्चों? जो जलीय जीव मछली है उसमें पाया जाता है। तो ये वो अंग है जिसके द्वारा मछली में श्वासोच्छ्वास या गैसीय आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। मुखगुहा, फेफड़े, ये अंग जो हैं वो हमारे किस में काम आते हैं? जीव मनुष्य में श्वसन के अंग हैं। श्वासनाल, श्वासनाल जो होती है, ये टिड्डा जो होता है, टिड्डा जिसे अपन ग्रास होपर भी कहते हैं, उसमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? श्वासनाल के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये वो अंग हैं जो अलग अलग जीवों में श्वासोच्छ्वास या गैसीय आदान प्रदान के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये जो बाह्य श्वसन है, इसमें यदि हम बात करें तो कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? कुछ जीवों में त्वचा, कुछ जीवों में गिल्स, कुछ जीवों में मुखगुहा, फेफड़े, कुछ जीवों में श्वासनाल व कोशिका की सतह भाग लेते हैं। अब ये जो कोशिका की सतह है, इसको हम समझें कि कोशिका की सतह किस में होती है? तो जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव, चूंकि उनका पूरा शरीर एक कोशिका का बना होता है, तो उनमें जो गैसीय आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों? कोशिका की सतह के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, अब अपन चलते हैं कि श्वसन गैसों का परिवहन। जैसा हमने समझा कि अब
जो हमने गैसीय आदान प्रदान कर लिया है, यानी श्वासोच्छ्वास की पहले चरण में हमने क्या किया कि वायु का मिश्रण जो है वो शरीर के अंदर ग्रहण कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ग्रहण की हुई मिश्रण है इसमें से केवल ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों की सतह से क्या होगी, रक्त के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी और इसको कहाँ पहुँचाया जाएगा, कोशिका तक पहुँचाया जाएगा। तो ये प्रक्रिया कैसे होती है समझें। श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर स्थित माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और दूसरा क्या, अतः ये जो लाइन है इसको हम समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि श्वसन की क्रिया को समझें अपन तो कहाँ पे जो ऑक्सीजन परिवहन होगी वो कहाँ पहुँचेगी, कोशिका तक, और कोशिका में वो कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में क्या होगी, प्रयोग होगी और उसके फलस्वरूप क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगी। ऑक्सीजन को विभिन्न माध्यमों से श्वसनांगों से श्वसन स्थल तक व कार्बन डाइऑक्साइड को, और हम समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, विखंडन हो जाएगा, तो चाहे वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, हानिकारक गैस है, इसलिए हम इसको शरीर में नहीं रख सकते, इसको हमको शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये ऑक्सीजन पहुंचेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो क्या कह रहे हैं हम कि ऑक्सीजन को विभिन्न माध्यमों से श्वसनांगों से, यानी फेफड़ों से या जो भी श्वसनांग है उनसे, जैसे कि हमने बात की थी त्वचा, गिल्स, श्वासनाल, ठीक है, और कोशिकीय सतह, इनसे क्या होता है कि कहाँ पहुँचाया जाता है, कोशिका तक। और वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित होती है, निकलती है, मुक्त होती है, उसको कहाँ तक, श्वसनांगों तक, श्वसन स्थल से श्वसनांगों तक पहुँचाने की क्रिया को गैसीय परिवहन कहते हैं। ये क्रिया जंतुओं में देहगुह्य द्रव्य, जो उनके शरीर में फ्लूइड होता है, देहगुह्य द्रव्य क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सारे जीवों में रक्त नहीं पाया जाता, कुछ जीवों में रक्त के अलावा भी कुछ दूसरे प्रकार का द्रव्य होता है। क्योंकि हम मनुष्य के शरीर में क्या होता है, रक्त होता है, तो परिवहन का काम ये करता है, लेकिन जिनमें रक्त नहीं पाया जाता उनमें जो देह गुह्य द्रव्य होता है उसके द्वारा ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। तो देह गुह्य द्रव्य रुधिर, लसिका एवं कोशिका द्रव्य के द्वारा विसरण या परासरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, गैसीय परिवहन होता है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे।